चलो, लास्ट क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट लॉज देखे थे। एक था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है यानी कि स्पीड है, वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, है ना। और फिर जब यही लॉ को हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई किया था, तो वो बन गया था हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, तभी बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो यहां पे अपन ने लिया था के एफ ए अपॉन बी का पावर ए बी, और यहां लिया था के बी सी का पावर सी एंड डी का पावर डी। तो इससे अपना के एफ अपॉन के बी विच वॉज अ न्यू कॉन्स्टेंट के सी का वैल्यू आ रहा था प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है। फिर हमने केपी की बात की थी कि अगर हमारा रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है तो हम प्रेशर्स को भी ले सकते हैं। जैसे हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है, इन द सेम वे प्रेशर भी समय के साथ घटेगा रिएक्टेंट्स का, और प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा समय के साथ। ठीक है। तो वैसे अपन कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी ले सकते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन क्या बन गया था, पीसी टू द पावर सी इंटू पीडी टू द पावर डी अपॉन पीए टू द पावर ए इंटू पीबी टू द पावर बी। ठीक है। और इनको अपन ने कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था इनको? पार्शियल प्रेशर्स। क्या बोले थे? और पार्शियल प्रेशर बोलने का कारण मैंने बताया था क्योंकि ये इनका प्रेशर अकेले पूरे प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एक पार्ट है उसका बस। टोटल प्रेशर का क्या है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसलिए सबको क्या बोला गया था, पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है। और केसी केपी का रिलेशनशिप भी निकाले थे। क्या था रिलेशनशिप? केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल एन। यही था ना? केपी यही था ना कि केसी? ऐसा तो नहीं था? सही है ना ये? हाँ, तो ये रिलेशनशिप केपी और केसी का निकाले थे। यही तो हुआ था क्या लास्ट? इसका एक क्वेश्चन देखे थे अपन, है ना? क्वेश्चन किए थे ना इसका एक, जहां पे शायद केसी दिया था और आपको केपी निकालने के लिए बोला गया था, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हेडिंग दिए थे क्या? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो इसमें इसमें लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट, if the reaction is reversed, if the reaction is reversed, the value of equilibrium constant is inversed. If the reaction is reversed, the value of equilibrium constant is inversed. Is inverse यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी गिव्स c प्लस डी है, इसका k का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? k का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b, यही होगा। या आया इसका k। अब मैं रिएक्शन को रिवर्स लिखता हूं, यानी कि c प्लस डी गिव्स a प्लस बी। तो अब इसका k डैश लिख दो, उसका नाम k डैश दे दूं, a b अपॉन c एंड d। तो ये इसका जस्ट उल्टा नहीं दिख रहा आपको? तो ऐसा लिख सकते हैं 1/k डैश इज इक्वल टू 1/k। तो यही अपन ने पॉइंट लिखा है कि अगर कोई एक रिएक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके प्रीवियस वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। देख लो उसको एग्जांपल करके। डन। एक और पॉइंट लिखना, इफ द इक्वेशन
इफ द इक्वेशन, वही केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इफ द इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखना, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इफ द इक्वेशन, ब्रैकेट में, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ब्रैकेट क्लोज, is divided by 2, is divided by 2, comma, the equilibrium constant for the new equation, the equilibrium constant for the new equation, for the new equation is the, अब उसको भी छोड़ के रखो, एक एग्जांपल देखते फिर आप लोग लिखना वहां क्या लिख रहे हैं, है ना। अभी जैसे रिएक्शन इनवर्स रिवर्स करने पर के इनवर्स हो गया ना, तो अब उसी रिएक्शन को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो उसका नया वैल्यू क्या आएगा के का, वो समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। के साथ कुछ रिलेशनशिप होगा, नए के का पुराने के साथ कुछ रिलेशनशिप होगा। जैसे अभी क्या रिलेशनशिप था, इनवर्स का रिलेशनशिप था। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब N2 plus 3H2 gives you ammonia, यह है एग्जांपल। इसका K का वैल्यू कैसे लिखोगे, व्हाट विल बी K? K is equals to, हाँ K is equals to, वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या लिखेंगे अपन ऊपर? अरे प्रोडक्ट एक है ना NH3, उसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 का पावर 3, ये आएगा K का वैल्यू। अरे हाँ या ना। अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, जो अपन लिखे हेडिंग, इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, N2 by 2 plus 3 by 2 H2 gives NH3, होगा ऐसा? अरे हाँ या ना। तो इसके लिए K डैश ले लेते हैं, विल बी इक्वल टू NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N2 के कंसंट्रेशन का क्या स्क्वायर, क्यों हाफ होगा ना। अरे जो सामने रहता है वही तो पावर में जाता है ना, जो सामने रहता है वही पावर में जाता है, तो जो सामने है वही पावर में जाएगा। और यहां पर ठीक है। अब आप बताओ के डैश और के में आपको क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, के में ऐसा क्या करते कि के डैश आ जाता, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो आपको दिख रही हैं। हाँ, स्क्वेयरिंग, किसको स्क्वायर करूंगा? हाँ, नहीं स्क्वेयरिंग, अगर आप स्क्वेयरिंग बोल रहे हो तो मैं किसको, इसको स्क्वायर करूंगा ये मिलेगा, या इसको स्क्वायर करूंगा ये मिलेगा, के डैश को। यानी आप ये बोल सकते हो कि के डैश को स्क्वायर करने पर के मिल रहा है, या फिर के डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के डैश इज इक्वल्स टू अंडर, इसके पहले वाले में के डैश वाज 1 बाई के, क्योंकि रिएक्शन उल्टा कर दिया था हमने। अभी हमने रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया है, तो के डैश बिकम्स अंडर रूट ऑफ के डैश बिकम अंडर रूट ऑफ के, या के बिकम्स के डैश का स्क्वायर, एक ही चीज है, ठीक है। तो वहां कंप्लीट कर लो ना सेंटेंस, ऊपर जो छोड़ दिए थे ना, क्या लिखे थे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन इज दी, क्या लिखेंगे? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ के, ठीक है। एक और लिखना, एक लास्ट, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अभी डिवाइड किए थे अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ द इक्वेशन जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के is multiplied by 2, if the equation having equilibrium constant k is multiplied by 2, the
equilibrium constant for the new reaction is the equilibrium constant for the new reaction is the square of k, is the square of k, is the square of k, is the square of k. तो ये आपका k हो गया एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2 के कंसंट्रेशन का पावर 1 है ना। अब आपने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2H2 प्लस 2I2 गिव्स यू 4HI। तो इसका K डैश कितना हो जाएगा, HI का पावर 4 डिवाइडेड बाय H2 का पावर 2, I2 का पावर 2, तो विच इज नथिंग बट K का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो डिवाइड में अंडर रूट करेंगे, मल्टीप्लाई में स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट। इफ a reaction with equilibrium constant K, if a reaction with equilibrium constant K is written in two steps, is written in two steps, is written in two steps, having equilibrium constant K1 and K2, having equilibrium constant K1 and K2, having equilibrium constant K1 and K2, then K1 into K2 is equals to K. K1 into K2 is equals to K. K1 into K2 is equals to K. ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, ध्यान देना। एक इक्वेशन लेते हैं, N2 प्लस O2 गिव्स यू NO2। बैलेंस करें इसको पहले कि बैलेंस है, करना पड़ेगा ना बैलेंस। कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, यहां पे 2 और यहां पे 2 हो गया बैलेंस। इसका K लिखेंगे, क्या कितना होगा K, NO2 का पावर N2 का पावर एंड O2 का पावर 2, ये इसका K हुआ। अब मैं इस इक्वेशन को ना दो स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को दो स्टेप में लिख रहे हैं अपन। पहले स्टेप में N2O2 मिले और बनाए 2NO, बैलेंस है। NO और O2 मिले तब जाकर के बना NO2, ये बैलेंस है क्या, नहीं। अब बैलेंस है। इसके लिए K1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। K1, इसको अपन ने K1 नाम दिया ना, इसके लिए इक्विवेलेंट कांस्टेंट K2 है। NO का स्क्वायर N2O2, और इसके लिए NO2 का स्क्वायर NO स्क्वायर O2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलिए, K1 इंटू K2, मल्टीप्लाई करें दोनों को राइट साइड में। क्या क्या है, ऊपर NO का स्क्वायर है, नीचे N2O2 है सिंगल सिंगल, और K2 में ऊपर NO2 का स्क्वायर है और नीचे NO का स्क्वायर इंटू O2। NO का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलते हैं, और कुछ हो रहा है कैंसिल, नहीं ना। तो क्या बचा, NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 एंड O2 का स्क्वायर। क्या ये K के बराबर है, यस, K वो लिखा हुआ है K, ठीक है। तो यही लिखे अपन कि अगर कोई रिएक्शन को दो स्टेप में डिवाइड कर रहे हो तो उनके स्टेप वाइज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो ओवरऑल स्टेप वाला आया था उसके बराबर ही आएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हेड डालिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। फर्स्ट लिखना होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। हाइफन डाल के लिखो, उसका मतलब क्या है? when in an equilibrium reaction, when in an equilibrium reaction, when in an equilibrium reaction, all the reactants and products, all the reactants and products are present in the same phase, are present in the same phase, are present in the same phase, that is gaseous or liquid, that is gaseous or liquid. It is called a homogeneous equilibria. It is called a homogeneous equilibria. It is called a homogeneous equilibria. कुछ एग्जांपल लिखो, फिर आप लोग बताइएगा क्या लिखा आपने ना, समझ में आया कि नहीं लिखा हुआ। डेफिनेशन समझ में आया क्या लिखा आपने? अगर सारे रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं और सारे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं सब एक ही फेज में है, यानी कि या तो सारे लिक्विड हैं या तो सारे गैस हैं, सारे सॉलिड नहीं हो सकते क्योंकि सारे सॉलिड आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, दैट देयर मस्ट बी सम लिक्विड मीडियम सॉलिड के साथ, तब वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके गैसेस वाले, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो होमोजेनियस का मतलब समझते हैं ना, सेम, डिफरेंट नहीं। और इसमें मैंने 4 रिएक्शन इसलिए लिखे क्योंकि देखो इन दोनों ही केस में ना डेल एन का वैल्यू 0 है, यस और नो? है 0? कैसे? अरे कैसे 0 है तो? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, यहां भी 1 + 1 2 है, ये 2 है, 1 + 1 2 है, तो 2 - 2 2 - 2 क्या आएगा? 0। और यहां पे नहीं है ना, तो डेल एन नॉट इक्वल टू 0। बट एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, हाँ या ना? ऊपर वाले में क्या है? -2, इधर 1, 2 - 1 1, यहां पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, डन, लिख लिए। चलो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को डिफाइन करते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। नाम लिख लो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, when in an equilibrium reaction, when in an equilibrium reaction,
the reactants and products are present in, when in an equilibrium reaction, the reactants and the products are present in two or more than two phases, two or more than two phases, comma, it is called a heterogeneous equilibrium. It is called a heterogeneous equilibrium. एग्जाम्पल लिख लेना इसका भी, CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, CaO सॉलिड स्टेट में है, पर CO2 गैसियस स्टेट में है। एक एग्जांपल और देखते हैं, कार्बन विच इज इन सॉलिड स्टेट प्लस H2O विच इज इन गैसियस स्टेट, इक्विलिब्रियम विथ CO which is in gaseous state and hydrogen gas. क्यों? वो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का है। दोनों की कंडीशन अलग है। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O बन सकता है, N2O5 बन सकता है ना। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, और सब में रिएक्शन अपन ऐसे ही लिखते हैं, N2 plus O2 gives NO, N2 plus O2 gives N2O, बैलेंस करते रहेंगे बाद में, N2 plus O2 gives NO2 and N2 plus O2 gives N2O5। बैलेंसिंग करने की जरूरत है सब में हमें, पर रिएक्शन सबका कंडीशंस अलग अलग होंगी, पर है ना। चलिए, हो गया होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक हैंड डालिएगा, राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर के के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं ना अपन, KCKP, राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर के का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो नीचे लिखिएगा हाइफन डाल के, इन राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, in writing expressions for K, comma, the most important thing to be kept in mind is, in writing expressions for K, the most important thing to be kept in mind is, that the active mass of a pure solid, the active mass, वही जो अपन ब्रैकेट करके लिख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ the active mass of a pure solid, the active mass of a pure solid is constant, irrespective of its amount, and if a pure liquid is present, comma, its active mass is also constant. Full stop. In both the cases, we put their active mass equal to 1. In both the cases, we put their active mass equal to 1. ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन में ध्यान देना, अगर आपको कोई चीजों के ब्रैकेट में L लिखा हुआ दिखे, L का मतलब क्या होता है, लिक्विड, और S का मतलब क्या हो जाएगा,
सॉलिड, वो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, यानी कोई कंपाउंड है अगर, और वो अपने लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, तो उसके कंसंट्रेशन को अपन क्या लेते हैं, 1। कांस्टेंट है, पर कांस्टेंट की जगह अपन ने 1 ले लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजियर हो जाए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे अभी अपन ने पीछे एक क्वेश्चन लिखा था, एक इक्वेशन लिखे थे, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में था, उसको डिकम्पोज करवाए थे तो क्या मिल रहा था, CaO, वो भी सॉलिड स्टेट में था, और साथ में CO2 जो कि गैसियस फेज में था। अगर मुझे इसका Kc लिखना है, ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे इसका Kc लिखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, CO2, दैट्स इट। समझ रहे हैं? ये प्योर सॉलिड हो गया, ये भी प्योर सॉलिड है, इनके कंसंट्रेशन को अपन क्या लेते हैं, 1। ठीक है, और ऐसा क्यों, क्योंकि इनको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं अपन, देखो ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो एक प्योर सॉलिड का अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि वो तो सॉलिड ही है ना, मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, वो तो सिर्फ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अपन, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और नीचे उसका क्या है, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और m क्या है उसका, मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है, इट नेवर चेंजेस, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। इससे बोल रहे किसी भी सॉलिड के लिए उसका मोलर रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। सेम गोज विथ लिक्विड, देखो कंसंट्रेशन होता, एक्वस सॉल्यूशंस होते तो कंसंट्रेशन आती ना। एक प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या बोलोगे, पानी है तो पानी है, उसके अंदर नमक डालोगे, शक्कर डालोगे, तब तो कंसंट्रेशन आएगा, वरना एक प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज नो सॉल्यूट हैज बीन एडेड। तो आप कंसंट्रेशन किसका निकालोगे, एम आई क्लियर? और सॉलिड तो सॉल्यूशन बना ही नहीं रहा है, वो तो एकदम, वो तो ठोस है, सॉलिड है। क्लियर है ये? तो जहां भी हमारे इक्वेशंस में आपको सॉलिड या लिक्विड दिखेंगे, इनके कंसंट्रेशंस को लिखना ही मत, उनको छोड़ के जो बचे हुए उनको लिखना है। समझ गए क्या? तो एक एग्जांपल पहला तो ये लिख लो, 2-3 एग्जांपल और लिखते हैं, चलो। हाँ, एक एक रिएक्शन और लिखना, NH3 NH3 aqueous plus H2O liquid gives NH4 positive aqueous and OH negative aqueous। इसका K का वैल्यू लिखिए, और उसके बाद इसका भी लिखिएगा, ऊपर लिख रहा हूं, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। नीचे वाला हो गया, क्या क्या लिखे हैं ऊपर, NH4 का पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू OH, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, डिवाइडेड बाय NH3 बस। ठीक है, और इस वाले के लिए और H2 का पावर 4 कौन लगाएगा, और ये अगर प्रेशर के टर्म्स में होता तो प्रेशर ऑफ H2 का पावर 4 एंड प्रेशर ऑफ H2O का पावर 4, केसी केपी।
हो गया। अपन केसी के भी कब से पढ़ रहे, पर अपन ने इनके यूनिट की बात नहीं की अभी तक ना। इनका यूनिट क्या होगा, कुछ यूनिट भी तो हो सकता ना। हो गया यहां तक सबका। क्या होगा केसी का यूनिट? देखो एक जनरल रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी। तो इसके लिए आप केसी या केपी जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर, अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर, ऑल आर कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। तो सबका यूनिट सेम होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये सुनो, तो ऊपर है मोल पर लीटर का पावर सी प्लस डी एंड नीचे है मोल पर लीटर का पावर ए प्लस बी। जिसको अगर ऊपर ऊपर लेके जाते हैं तो मोल पर लीटर का पावर क्या आ जाएगा? सही है, डेल एन। करेक्ट। तो अभी अपन ने वो जो होमोजेनियस इक्वेशन देखे थे जिसमें डेल एन का वैल्यू 0 था, उनके लिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट यूनिटलेस हो जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए कि केसी का यूनिट पूरा का पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर उसका पावर 0 है तो कोई यूनिट ही नहीं है केसी का, ना केपी का। अच्छा, ये चीज केपी के लिए होती तो क्या होती? मोल पर लीटर की जगह क्या आता? प्रेशर। तो एटीएम या बार का पावर डेल एन। अब जैसे अमोनिया वाला रिएक्शन देखना, ध्यान देना इधर। N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। ये आपका 2 और ये 3। इसके लिए आप देखो डेल एन का वैल्यू क्या है, 2 - 4 यानी कि -2। तो अब इसके लिए केपी का यूनिट क्या हो जाएगा? एटीएम, है ना, पर एटीएम स्क्वायर, पर एटीएम स्क्वायर। और केसी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर का स्क्वायर, है ना, -2। तो ये हो जाएगा पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, माइनस माइनस हट जाएगा। सही है, पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। ये आपके केसी का यूनिट। तो केसी और केपी की यूनिट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेल एन। और वो डेल एन का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? हमारे रिएक्शन के ऊपर, कि रिएक्शन में कितने गैसियस प्रोडक्ट हैं और कितने गैसियस रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर है? तो जनरल यूनिट तो आप ये लिख ही लो, है ना। ये केपी का यूनिट है और ये केसी का। और एक एग्जांपल ये वाला लिख करके दोनों का यूनिट लिख लो। डन। नेक्स्ट लाइन डालना, एप्लीकेशन ऑफ के, एप्लीकेशंस ऑफ के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस है, उससे अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ के, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट लिखना, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द, it helps in predicting the extent of reaction, extent of reaction. What do you mean by extent of reaction? डिले या रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है, कितने देर। अपन बोलते हैं ना कि रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, वो 3 ग्राफ बनाए थे। एक रिएक्शन शुरू होते साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, एक बहुत देर बाद किया, और एक में कंपेरेबल क्वांटिटीज थी। तो के का वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि अगर के का वैल्यू बहुत हाई आया है, के का वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वैल्यू ऑफ के? हाँ, हजूर से बोल दे,
हाँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, तब तो के का वैल्यू बड़ा आएगा ना। इसका मतलब रिएक्शन बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन किया है, बहुत देर तक चला, उसका एक्सटेंट यानी बहुत देर तक चला, बहुत प्रोडक्ट बनाए उसने, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन किया। के का वैल्यू अगर मीडियम होगा, मॉडरेट है, तो आप बोल सकते हो कि द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल। और अगर के का वैल्यू बहुत ही कम आया है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बच गए हैं, प्रोडक्ट कम बने हैं। तो यही तो होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस हद तक गया है। ठीक है, हेड डालिए, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें हाइफन डाल के। द वैल्यू ऑफ केसी गिव्स एन आइडिया ऑफ, द वैल्यू ऑफ केसी gives an idea of, the value of Kc gives an idea of relative amounts of reactant and products, relative amounts of reactant and products, relative amounts of reactants and products। रिलेटिव अमाउंट का मतलब क्या हुआ, आप दोनों को कंपेयर करके बता सकते हो। यहां आप ये बोलोगे कि केसी का वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है। और अगर केसी का वैल्यू कम आ रहा है, बहुत ही कम है वैल्यू, तो आप ये बोल दोगे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से कम है। यानी आप दोनों को कंपेयर करके ही बता पाओगे। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखे, द वैल्यू ऑफ केसी गिव्स एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केस वन लिखना इसमें, केस वन, केस वन, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, केस वन, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी shows that, shows that forward reaction is favored, forward reaction is favored। तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बने ना। समझ में आ रहा क्या लिख रहे हो आप, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा तब तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, यानी कि मोर ए एंड बी विल रिएक्ट एंड विल गिव सी एंड डी, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज concentration of product is, that is concentration of product is much larger, much larger than that of the reactants, than that of the reactants at equilibrium, than that of the reactants at equilibrium। ठीक है, केस टू, केस टू, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ के, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा हाई है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ के shows that, shows that the concentration of reactants and products, shows that the concentrations of the reactants and products, shows that the concentrations of the reactants and products are comparable, are comparable, are comparable। ठीक है, एंड लास्ट केस थ्री क्या लिखोगे, बताइए क्या लिखते हैं। हाँ, स्मॉल या लो वैल्यू लिख लो, लार्ज हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एक लो वैल्यू, लो वैल्यू ऑफ के, लो वैल्यू ऑफ के, उसको केस वन के जैसा लिखना। क्या लिखे थे वहां पे अपन कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, तो यहां क्या लिखोगे, हाँ बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, लिख लो। लो वैल्यू ऑफ के शोज दैट बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, लो वैल्यू ऑफ के शोज दैट बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज, वहां क्या लिखे थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच लार्जर, यहां क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स।
डन। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट, ये तो आपने क्या प्रेडिक्ट किया कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक गया है, ठीक है। सेकेंड, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग द, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, नीचे लिखना। फॉर द रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स XX प्लस YY ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन का अपन केसी निकालते हैं कब, जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका होता है, तब आप उसको बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बट उसके पहले जब भी आप ये रेशियो निकालोगे, ये रेशियो आप पहले भी तो निकाल सकते हो ना, जरूरत हो ना आप सिर्फ उस समय निकालो जिस समय इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। पर यह है कि जब किसी और समय निकालोगे तो वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? अभी मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा नहीं है, आपने इसकी वही वैल्यू निकाली, कौन सी? एक्स का पावर एक्स वाली, वाई का पावर वाई वाली, ए का पावर ए वाली और बी का पावर बी वाली, ये वैल्यू आपने निकाली। अभी इक्विलिब्रियम पहुंचा नहीं है तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अभी अभी तो प्रोडक्ट बढ़िया बन रहे हैं, रिएक्टेंट बढ़िया कम होते जा रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस समय की वैल्यूज को अपन कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। एम आई क्लियर? यही चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है और वैल्यू तब कांस्टेंट हो जाती है। अभी कांस्टेंट नहीं है, आप 5 मिनट बाद निकालोगे ना यही वैल्यू तो वो चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो रही है तो कांस्टेंट कैसे है? समझ गए क्या? ये तब तक चेंज होती रहेगी जब तक आप जो वैल्यू निकाल रहे हो, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचता तब तक ये वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। और उन सभी वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं? हाँ, कोशेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। अब देखो, अगर ये रिएक्शन कोशेंट, समझना ध्यान से, केसी से छोटा है, अभी जब आपने निकाला तो वो वैल्यू क्यूसी की जो वैल्यू आ रही थी वो केसी की वैल्यू से छोटी आ रही है। इसका मतलब एक्चुअली अभी क्यूसी केसी को अप्रोच कर रहा है, पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है। और कब पहुंचेगा? जब वो क्यूसी अपनी वैल्यू बढ़ा बढ़ा के केसी तक पहुंचेगा ना, मतलब उसको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। और क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज कब होगी? जब एक्स और वाई बढ़ेंगे। यानी कि इस समय रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, तभी वो आगे जाकर के इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएगा। ठीक है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी है उस वक्त, तो अब उसको केसी तक पहुंचने के लिए घटना पड़ेगा। यहां पे उसको केसी तक पहुंचने के लिए बढ़ना पड़ रहा था, यहां यहां उसकी वैल्यू एक्चुअली केसी से ज्यादा आ रही है, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए घटना पड़ेगा। और घटने के लिए क्या होना चाहिए? घटने के लिए ये वाली वैल्यू बढ़नी चाहिए, नीचे वाली। और ये कब बढ़ेगी? जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब यही हुआ कि जिस समय अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा है तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा ताकि वो केसी के बराबर आ सके। अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है तो वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ताकि वो केसी के बराबर आ सके। और अगर क्यूसी कभी केसी के बराबर है तो तब तो इक्विलिब्रियम नहीं है। मतलब कोइंसिडेंटली आपने उसी समय मेजर किया क्यू को जब इक्विलिब्रियम आ चुका था, तो ये वैल्यू बराबर हो गई। तो क्यूसी केसी के बराबर है, मतलब द रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। बट यहां पे इक्विलिब्रियम जाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करना चाहिए और यहां पे इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा अपन ने एक पॉइंट बीच में लिखा था इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ये पॉइंट कहीं लिखे थे अपन, पीछे पलटो तो एक बार, कहीं पर शायद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहीं लिख रहे थे ना, वहां मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि इक्विलिब्रियम कोई भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। वहां ये सब भी लिखे थे कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बस वो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचा देगा। मिला वाला पॉइंट? जोर से पढ़ना एक बार, क्या लिखा है वाला पॉइंट? हाँ, तो यहां देखो आप, इस केस में केमिकल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या होने वाला है? अचीव होने वाला है, और यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन से।
देखो आपको ऐसा लग रहा है सर ये बैकवर्ड डायरेक्शन से कैसे होगा, मतलब वो एक बार तो पार होके गया होगा ना उसको, नहीं। एक चीज समझना, मान लो आपने N2 प्लस H2 मिला करके अमोनिया बनाया ना, यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 2 किया, यहाँ पर 3 किया, ये जो आपका प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जो अमोनिया बनाने वाला फैक्ट्री वाला होगा उसको तो बहुत नुकसान होने वाला है, क्यों? क्योंकि आधे दिन में आने के बाद ही ना ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। क्या कर लिया? ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो अब आगे, अब वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्रोडक्ट तो और बढ़ेगा ही नहीं। भले प्रोसेस चल रहा है पर क्या बढ़ेगा? क्या प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय तो आकर के वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। पर रिएक्शन अभी भी चल रहा है, बट वही हो गया ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई? सेम। स्पीड क्या हो गई? सेम। तो उसको भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी आधा दिन और बचा है, मशीन चलती रहेगी पर अमोनिया और नहीं बढ़ने वाला है। तो अब वो क्या करेगा? वो वहां पे एक आदमी को बैठा के रखेगा, उसको ये बोलेगा कि तू धीरे धीरे ना अमोनिया को निकालते जाना, है ना। जैसे अमोनिया बनते जाएगा ना तो धीरे धीरे निकालते जाना। अपन याद है अपन ऐसा लिखे थे कि अगर एक प्रोडक्ट को अपन हटाते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आप तो एक प्रोडक्ट को कम करते जा रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर आप अमोनिया को हटाते जाओगे ना तो वो बार बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। वो जैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचा, उसने अमोनिया निकाल दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ली चैटलियर्स, स्पेलिंग थोड़ी सी एक बार अपन देख लेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। ली चैटलियर ने ये बोला था कि अगर कोई एक इक्विलिब्रियम है, कोई प्रोसेस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना, आपको 12th में भी काम आएगा। अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है और उस समय आप उसको डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब करने के लिए आप उसका प्रेशर बढ़ा सकते हो, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, या जो अभी हमने किया प्रोडक्ट को कम कर दिया, या एक और रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रिएक्टेंट को बढ़ा दिया या प्रोडक्ट कम कर दिया, ये सभी केसेस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ली चैटलर ये बोलते थे कि ऐसे रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं अपने आप, अपने आप रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, बट उसके लिए रिएक्शन क्या करता है? जो इफेक्ट के कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है उसका अंडू इफेक्ट होना चाहिए। अंडू मतलब उल्टा। तो ये रिएक्शन क्यों डिस्टर्ब हुआ था? क्योंकि उस आदमी ने क्या निकाला था? अमोनिया निकाल लिया था, यानी कि अमोनिया कम हो गया था। अमोनिया कम हो गया ना, तो उसका उल्टा क्या होना? अमोनिया बढ़ना चाहिए। अमोनिया कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो इससे हो गया ना, अब और रिएक्शन चलेगा, मतलब और अमोनिया बनेगा। तो उसका मालिक उसको यही बोल के आएगा तो धीरे धीरे अमोनिया निकालते जाना। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, अमोनिया निकाल देना, तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ेगा और अमोनिया को फिर से बढ़ा के इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी रिएक्शन द्वारा। समझ में आ रहा है क्या? अगर उसने उल्टा किया होता, ठीक से सेट की बात नहीं सुनी होती, तो वो अमोनिया और डाल देता यहाँ पे, इक्विलिब्रियम तब भी डिस्टर्ब होता। इक्विलिब्रियम तब भी डिस्टर्ब होता, क्योंकि कहीं भी आप कुछ चेंज करोगे ना तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे ठीक से सुना नहीं, वो बोल के भाई अमोनिया निकालते रहना बीच में, तो उसको लगा शायद साइड बोल रहा है अमोनिया डालते रहना, तो वो अमोनिया और डाल दिया, ठीक है। तो इससे फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब ली चैटलर ने क्या बोला था? अंडू होना चाहिए, इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टैब्लिश होगा, बट कैसे? उस इफेक्ट का अंडू होना चाहिए। तो इफेक्ट क्या था? अमोनिया का बढ़ना। तो अंडू क्या होना चाहिए? अमोनिया का कम होना। तो अब ये रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएगा, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाना चालू कर देगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि जब तक वापस से इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो देखो अब इस वाले केस में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से अचीव हुआ है। अब समझे? फर्स्ट वाले केस में अगर उसने सही से सुना होता तो वो अमोनिया निकालते जाता, तो उल्टा इफेक्ट अमोनिया का बढ़ना। अमोनिया कब बढ़ता है? फॉरवर्ड रिएक्शन में। आपको समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बढ़ता है, बैकवर्ड रिएक्शन में अमोनिया घटता है। सेकंड केस ने जो उसने गलत सुना, उसने अमोनिया ऐड कर दिया, तो अमोनिया बढ़ गया, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ली चैटले ने कहा था इसका उल्टा करना है, तो उल्टा कब होगा? जब अमोनिया कम होगा। अमोनिया कम कब होता है? बैकवर्ड रिएक्शन में। तो अमोनिया कम होता जाएगा और फिर एक स्टेज आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है, डिस्टर्ब होने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करता है, आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड और फ्रॉम बैकवर्ड। और वो कैसे करेगा? वो डिपेंड करता है कि आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे किया है। समझ गया? एक तो तरीका ये बोलता कि प्रोडक्शन बनाने का कि बीच बीच में भाई अमोनिया निकालते जाना, या फिर दूसरा क्या बोलता? बीच बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालते जाना। देखो जैसी लगे
कि अब अमोनिया और नहीं बढ़ रहा है, तो तुरंत और नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाल देना। उससे क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बढ़ने से। तो फिर रीस्टैब्लिश कैसे होगा, उन दोनों के कम होने से, अंडू। और कम कब होता है, जब फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये भी सही तरीका है। अमोनिया का प्रोडक्शन बनाने का दो तरीका है, या तो बीच बीच में अमोनिया निकालते जाओ, या तो बीच बीच में हाइड्रोजन नाइट्रोजन बढ़ाते जाओ। इसका उल्टा किए तो अमोनिया कम होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। आप समझ गए मैं क्या बोला। तो दोनों ही केस में अपन ने देखा कि एक में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन से अचीव हुआ और दूसरे केस में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से अचीव हुआ। क्लियर है ये, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में। कुछ बोल रहे थे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम अपना एक टॉपिक आएगा इसके बाद, उसमें अपन ये सारे फैक्टर्स, ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखे लास्ट, ये क्यूसी वाला हो गया क्या, तीनों लिख लिए क्या पॉइंट, हेडिंग क्या डाले अभी, कुछ प्रिडिक्टिंग है, प्रीसीडिंग नहीं है। और वो रिएक्शन लिख लिए थे ये वाला, हाँ बस यही तक हुआ है क्या। हाँ नीचे लिख रहा, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एट एनी स्टेज, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं कोई और स्टेज की बात कर रहा हूं। एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन अदर देन इक्विलिब्रियम, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के बाद लिख रहे हो ना आप लोग, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन अदर देन इक्विलिब्रियम, the concentration ratio is called, the concentration ratio is called, क्या नाम दिया था मैंने अभी इसको, हाँ रिएक्शन कोशेंट। द कंसंट्रेशन रेशियो इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बोलते हैं जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, और तब आप वैल्यू निकाल रहे हो कंसंट्रेशन के रेशियो की। कंसंट्रेशन रेशियो मतलब अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कंसंट्रेशन रेशियो, और इसकी वैल्यू किसी भी और समय पर क्या कहलाती है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट क्यूसी, क्यूसी लिखे नाम उसका, सिंबल क्यूसी, ठीक है। दैट इज क्यूसी इज इक्वल्स टू, वही लिख लो, एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। अब ये तीन केस लिखते हैं। केस वन, केस वन, इफ Q इज इक्वल्स टू के, अगर Q के बराबर है मतलब आपने कोइंसिडेंटली उसी समय क्वेश्चन निकाला है जिस समय वो इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। हाइफन डाल के लिखो, द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इफ Q इज इक्वल्स टू के, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। केस टू, Q ग्रेटर देन के, केस टू, Q ग्रेटर देन के, तो Q को कम होना पड़ेगा K की बराबरी करने के लिए, है ना। अरे K की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, अब अगर Q ज्यादा है तो Q को K के लेवल पर आना पड़ेगा, या Q कम है तो Q को K के लेवल पर जाना पड़ेगा। तो Q ग्रेटर देन K में कॉमन डाल के लिखेंगे, Q विल टेंड टू डिक्रीज, Q विल टेंड टू डिक्रीज, Q will tend to decrease so as to become equal to K. Q will tend to decrease so as to become equal to K. और ऐसा तभी होगा जब क्या होगा, Q को कम होने के लिए इनका बढ़ना जरूरी है, और ये तब बढ़ते जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, X और Y रिएक्ट करके A और B बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वल टू के कॉमा, as a result the reaction will proceed in backward direction, as a result the reaction will proceed in backward direction, as a result the reaction will proceed in the backward direction। थर्ड केस आप लोग लिख लो, Q लेस देन K, अगर K से कम है तो K तक पहुंचने के लिए उसको बढ़ना पड़ेगा, तो टेंड टू इंक्रीज, है ना, और उसके लिए A और B को कम होना पड़ेगा, X और Y को बढ़ना पड़ेगा, और ये तभी होता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हो गया। एक थर्ड एप्लीकेशन का हैंड डाल के छोड़ दो, दो एप्लीकेशन तो आपने लिख लिए ना, पहला कि
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझने के लिए के का वैल्यू अपन बता सकते हैं, और दूसरा रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लिख लो, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट दी, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट दी concentrations, it helps in finding out the concentrations of different reactant and products, it helps in finding out the concentrations of different reactant and product at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium। मतलब ये तो तय है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद, सुन रहे हो क्या, ये तो तय है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद सभी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, अब वो और कम नहीं होने वाले, और सभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, अब वो और नहीं बढ़ने वाले। पर वो किस वैल्यू पे रुके हैं ये तो बताओ। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? अब एक बार रीड कर लो जो आपने लिखा है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।